फेंग युआन, चुपचाप स्प्रिंग ऑटम सिकाडा सौंप दो और मैं तुम्हें एक त्वरित मौत दूंगा। बूढ़े कमीने फेंग, अब और विरोध करने की कोशिश मत करो। आज न्याय के सभी प्रमुख गुट तुम्हारी शैतान की मांद को नष्ट करने के लिए एक साथ हो गए हैं। ये जगह पहले ही ऐसे जालों से ढकी हुई है जिनसे बचा नहीं जा सकता। इस बार तुम्हारा सिर निश्चित रूप से काट दिया जाएगा। फेंग युआन, तुम शापित दानव, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की खेती करना चाहते थे, तुमने जाकर हजारों लोगों को मार डाला है। तुमने बहुत सारे अक्षम्य, जघन्य पाप किए हैं। दानव, 300 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया था, मेरे शरीर की पवित्रता छीन ली थी, मेरे पूरे परिवार को मार डाला था और मेरी 9 पीढ़ियों को फांसी दे दी थी। उस पल के बाद से मैंने तुमसे जलते हुए जुनून के साथ नफरत की है। आज मैं चाहता हूं कि तुम मरो। फेंग युआन गहरे हरे रंग के वस्त्रों में थे जो फटकर तार तार हो चुके थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उन्होंने चारों ओर देखा। खून से सने वस्त्र पहाड़ी हवा में युद्ध के झंडे की तरह हल्के से फड़फड़ा रहे थे। शरीर के अनगिनत घावों से ताज़ा खून बह रहा था। बस थोड़ी देर वहां खड़े रहने से ही फेंग युआन के पैरों के नीचे खून का एक बड़ा जमावड़ा लग गया था। दुश्मनों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यह एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था कि वह यहां मर जाएगा। फेंग युआन अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझते थे, लेकिन मौत का सामना करने पर भी उनके हाव भाव नहीं बदले। वे शांत थे। उसकी नज़र शांत थी, उसकी आंखें कुएं में गहरे पानी के कुंड जैसी थीं, इतनी गहरी कि कोई अंत नहीं लग रहा था। न्याय के प्रमुख गुट जिन्होंने उसे घेर रखा था, वे केवल अनुभवी बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवा और प्रतिभाशाली नायक भी थे। बुरी तरह से घिरे फेंग युआन के चारों ओर कुछ दहाड़ रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, कुछ आंखें प्रकाश से चमक रही थीं, कुछ डरते हुए अपने घावों को पकड़े हुए देख रहे थे। वे हिले नहीं। हर कोई फेंग युआन के अंतिम हमले से सावधान था। ये तनावपूर्ण क्षण 6 घंटे तक चला जब तक शाम नहीं हुई। सूरज ने अपनी किरणें पहाड़ के किनारे डालीं। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह आग की चपेट में हो। फेंग युआन, जो पूरे समय एक मूर्ति की तरह चुप था, धीरे धीरे अपना शरीर मोड़ा। योद्धाओं का समूह अचानक सतर्क हो गया और वे सभी एक बड़ा कदम पीछे हट गए। अब तक फेंग युआन के पैरों के नीचे की भूरी पहाड़ी चट्टान गहरे लाल रंग से रंग चुकी थी। बहुत अधिक खून बह जाने के कारण उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया था। सूर्यास्त की लालिमा में अचानक उस पर एक शानदार चमक आ गई। अस्त होते सूरज को देखते हुए फेंग युआन हल्के से हंसा। सूरज नीले पहाड़ के ऊपर अस्त होता है, पतझड़ का चांद वसंत की हवा के साथ। सुबह बालों जैसी महीन और रात बर्फ जैसी होती है। चाहे आप सफल हों या असफल, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है। जैसे ही उसने ये कहा, पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं। वह मूल रूप से पृथ्वी पर एक चीनी विद्वान था जो संयोगवश इस दुनिया में आ गया। उसने 300 वर्षों तक कठोर जीवन सहा और 200 वर्ष और गुजारे। लगभग 500 वर्षों से अधिक का उसका जीवन पलक झपकते ही उड़ गया। इतनी सारी यादें जो दिल के अंदर गहराई में दफन थीं, वे फिर से जीवित होने लगीं, उसकी आंखों के सामने जीवन में फूट पड़ीं। मैं अंत में विफल रहा। फेंग युआन ने अपने दिल में भावनात्मक रूप से आह भरी, फिर भी कोई पछतावा नहीं था। यह अंतिम परिणाम कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले ही देख लिया था। जब उसने शुरुआत में अपना फैसला किया, तो उसने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। एक दानव होना निर्दयी और क्रूर होना है, एक हत्यारा और विध्वंसक। स्वर्ग या पृथ्वी में ऐसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया का दुश्मन बनना, फिर भी परिणामों का सामना करना पड़ता है। अगर मैंने अभी अभी जो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उगाया है, वह प्रभावी है, तो मैं अपने अगले जीवन में भी एक दानव रहूंगा। इस विचार के साथ फेंग युआन जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। दुष्ट राक्षस, तुम किस बात पर हंस रहे हो? सब लोग सावधान रहें, राक्षस अपने अंतिम क्षणों से पहले हमला करने जा रहा है। जल्दी करो और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को सौंप दो। सरदारों का समूह आगे बढ़ा। इसी पल एक जोरदार धमाके के साथ फेंग युआन ऊर्जा के एक अंधाधुंध प्रवाह में समा गया। वसंत की बारिश चुपचाप किंग माओ पर्वत पर हुई। पहले से ही देर रात थी, हल्की बारिश के साथ एक हल्की हवा चल रही थी। फिर भी किंग माओ पर्वत अंधेरे से ढका नहीं था। पहाड़ के एक तरफ से नीचे तलहटी तक
दर्जनों छोटी रोशनी एक उज्ज्वल पट्टी की तरह चमक रही थीं। ये रोशनी ऊंची इमारतों से चमक रही थी। भले ही ये 10,000 रोशनी के बराबर नहीं कहा जा सकता था, फिर भी यह कुछ हजार की संख्या में थी। पहाड़ पर गुयू वन गांव स्थित था, जो विशाल अकेले पहाड़ को मानव सभ्यता का एक समृद्ध स्पर्श दे रहा था। गुयू गांव के बीच में एक शानदार मंडप था। इस समय एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा था और रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकीली थी, महिमा के साथ चमक रही थी। पूर्वजों, कृपया हमें आशीर्वाद दें। हम प्रार्थना करते हैं कि यह समारोह उत्कृष्ट प्रतिभा और बुद्धिमत्ता वाले कई युवकों को लाए, जिससे उनके परिवारों को नया खून और उम्मीदें मिलें। गुयू कबीले के मुखिया का मध्य आयु वर्ग का रूप था। उनके कनपटी के बाल सफेद हो रहे थे और वह औपचारिक सफेद वस्त्र पहने हुए थे, भूरे पीले फर्श पर घुटने टेक रहे थे। उनका शरीर सीधा था, हाथ जुड़े हुए थे, आंखें कसकर बंद थीं क्योंकि वह ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे थे। वह एक ऊंचे काले बक्से के सामने खड़ा था। बक्से पर 3 परतें थीं, जिनमें सभी पूर्वजों की स्मारक पट्टिकाएं रखी थीं। पट्टिकाओं के दोनों ओर तांबे की अगरबत्ती थी, जिसका धुआं उठ रहा था। उसके पीछे 10 से अधिक लोग उसी तरह घुटने टेक कर बैठे थे। उन्होंने ढीले सफेद औपचारिक वस्त्र पहने हुए थे और वे सभी कबीले के बुजुर्ग, महत्वपूर्ण सदस्य और वे लोग थे जिनके पास बहुत अधिकार था। प्रार्थना समाप्त करने के बाद गुयू कबीले के मुखिया ने अपनी कमर झुकाई, अपने दोनों हाथों को फर्श पर दबाया और साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही माथा भूरे पीले फर्श से टकराया, हल्की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। उसके पीछे बुजुर्गों और महत्वपूर्ण कबीले के सदस्यों ने सोलमली और चुपचाप उसका अनुसरण किया। इसके साथ ही हॉल सिरों के फर्श से टकराने की हल्की गड़गड़ाहट से भर गया। जब समारोह समाप्त हो गया, तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमीन से उठकर चुपचाप पवित्र मंदिर से बाहर चली गई। गलियारे में बुजुर्गों की भीड़ से राहत की आहें सुनी गईं और माहौल हल्का हो गया। चर्चा का शोर धीरे धीरे बढ़ गया। समय बहुत तेजी से उड़ता है, पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। पिछला समारोह ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो, मुझे अभी भी वह स्पष्ट रूप से याद है। कल वार्षिक भव्य समारोह का उद्घाटन है। मुझे आश्चर्य है कि इस साल कौन सा नया कबीला रक्त दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ उच्च प्रतिभाशाली युवा दिखाई देंगे। गुयू कबीले ने अब 3 साल से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उभरते हुए नहीं देखा है। सहमत हूँ। बाई गांव, शियोंग गांव में इन कुछ वर्षों में कुछ प्रतिभाशाली जीनियस सामने आए हैं। विशेष रूप से बाई कबीले का वह बाई निंगबिंग, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा काफी भयानक है। ये स्पष्ट नहीं था कि बाई निंगबिंग का नाम किसने लिया था, लेकिन बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता झलकने लगी। लड़के की योग्यताएं शानदार थीं। केवल 2 साल के प्रशिक्षण की छोटी अवधि में वह पहले ही एक स्तर 3 मास्टर के स्तर तक पहुंच चुका था। छोटी पीढ़ी में उसे सबसे उत्कृष्ट कहा जा सकता था। यह इस हद तक था कि पुरानी पीढ़ी भी उस होनहार युवा से दबाव महसूस कर सकती थी। समय के साथ वह अनिवार्य रूप से बाई कबीले का स्तंभ बन जाएगा। कम से कम वह एक स्वतंत्र रूप से मजबूत योद्धा भी होगा। इस तथ्य पर किसी ने कभी संदेह नहीं किया। लेकिन इस साल के समारोह में भाग लेने वाले युवाओं के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। तुम सही कह रहे हो। फैंग जी की तरफ एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आया है। 3 महीने बाद बात करना शुरू कर सकता था, 4 महीने बाद चल सकता था। 5 साल की उम्र में वह कविता पाठ कर सकता था। असाधारण रूप से बुद्धिमान, विशेष रूप से प्रतिभाशाली लगता है। कितने दुख की बात है कि उसके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई। अब उसका पालन पोषण उसके चाचा और चाची कर रहे हैं। हाँ, इस व्यक्ति में कम उम्र में ही बुद्धिमत्ता है, साथ ही बड़े सपने भी हैं। हाल के वर्षों में मैंने उसकी रचनाएं जियांग जिंगजियू, युंग मेई और जियांग चेंगजी सुनी है। क्या प्रतिभाशाली व्यक्ति है। गुयू कबीले का मुखिया पैतृक मंदिर से बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। धीरे धीरे दरवाजा बंद करने के बाद उसने गलियारे में कबीले के बुजुर्गों के बीच चल रही चर्चाओं को सुना। वह तुरंत समझ गया कि बुजुर्ग उस समय गुयू फेंग युआन के नाम से जाने जाने वाले युवक के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक कबीले के मुखिया के रूप में उत्कृष्ट और प्रमुख युवा लोगों पर ध्यान देना स्वाभाविक है। और ऐसा ही हुआ कि गुयू फेंग युआन जूनियर्स के बीच सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला था। अनुभव ने दिखाया है कि जिन लोगों की कम उम्र में फोटोग्राफिक याददाश्त होती है, या जिनके पास इतनी ताकत होती है कि वे एक वयस्क का मुकाबला कर सकें, या अन्य महान जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, उन सभी में उत्कृष्ट खेती योग्यताएं होती हैं। अगर यह बच्चा ए ग्रेड की क्षमता दिखाता है, तो बहुत सावधानी से वह बाई निंग बिन के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। भले ही यह बी ग्रेड हो, भविष्य में वह गुयू कबीले का बैनर भी बन सकता है।
लेकिन इस तरह की प्रारंभिक बुद्धिमत्ता के साथ बी ग्रेड का प्रतिशत इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ए ग्रेड होने की अत्यधिक संभावना है। इस विचार के साथ गुयू कबीले के मुखिया ने धीरे धीरे अपने होठों को एक मुस्कान में बदल लिया। एक बार एक खांसी के साथ वह कबीले के बुजुर्गों की ओर मुखातिब हुए और कहा, सभी लोग, बहुत देर हो चुकी है, कल के उद्घाटन समारोह के लिए आप सभी को आज रात अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और अपने ऊर्जा स्तरों का ध्यान रखना चाहिए। उसके शब्दों पर बड़ों ने चौंका देखा। उन्होंने एक दूसरे को सावधानी की एक झलक के साथ देखा। कुलपति के शब्दों का मतलब अच्छा था, लेकिन हर कोई जानता था कि वह क्या व्यक्त करने का लक्ष्य रख रहा था। इन युवा प्रतिभाओं के लिए हर साल प्रतिस्पर्धा करने के लिए बड़े लोग आपस में लाल कान और बहते सिर के बिंदु तक लड़ेंगे। उन्हें अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और कल तक खुद को भरना चाहिए जहां प्रतियोगिता शुरू होती है, विशेष रूप से उस गुयू फेंग युआन के साथ जिसका ए ग्रेड क्षमता बेहद विशाल था। इस तथ्य को गिनती नहीं कि उसके माता पिता दोनों मृतक थे, और यह भी कि वह फेंग जी के रक्तपात के केवल 2 वंशजों में से एक था। अगर कोई अपने हाथों पर पाने में सक्षम था और उसे अपने परिवार की रेखा में ला सकता था, महान देखभाल और प्रशिक्षण के साथ कोई खुद को 100 साल की समृद्धि सुरक्षित कर सकता था। हालांकि मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं और पहले वह कहूंगा जो कहा जाना चाहिए। जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो इसे निष्पक्ष और ईमानदारी से करें। कोई चाल और साजिश की अनुमति नहीं है, या कबीले की एकता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। कृपया आप सभी इस बात को ध्यान में रखें। कबीले के मुखिया ने सख्ती से निर्देश दिया। हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं करेंगे। हम इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये शुभ रात्रि है, कृपया अपना ख्याल रखें। कबीले के बुजुर्ग गहरे विचारों के साथ धीरे धीरे तितर बितर हो गए। उसके तुरंत बाद लंबा गलियारा शांत हो गया। वसंत की बारिश से हवा खिड़की से अंदर आई और कबीले का मुखिया हल्के कदमों से खिड़की की ओर चला। तुरंत ही उसने पहाड़ की ताजी नम हवा में सांस ली। ये कितना ताज़ा महसूस हुआ। ये गैरेट का तीसरा तल था। कुल प्रमुख ने खिड़की से बाहर देखा। वह पूरे गुयू गांव का आधा हिस्सा देख सकता था। भले ही देर रात हो चुकी थी, गांव के अधिकांश घरों में अभी भी बत्तियां जल रही थीं, जो असामान्य था। कल उद्घाटन समारोह है और यह सभी के सर्वोत्तम हितों को प्रभावित करता है। एक प्रकार के उत्साहित यत तनावपूर्ण माहौल ने कबीले के लोगों के दिलों को घेर लिया था, और इस तरह स्वाभाविक रूप से कई लोग अच्छी तरह से सो नहीं पाए। ये कबीले के भविष्य के लिए आशाएं हैं। उसकी आंखों में नाचती कई बत्तियों के साथ कुल प्रमुख ने आह भरी। ठीक उसी क्षण एक जोड़ी स्पष्ट आंखें चुपचाप रात में चमकती उन्हीं बत्तियों को देख रही थीं, जिनके अंदर जटिल भावनाएं भरी थीं। गुयू विलेज, ये 500 साल पहले है। लगता है स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ने सच में काम किया। फेंग युआन ने चुपचाप देखा। गुयू विलेज, ये 500 साल पहले है। फेंग युआन चुपचाप खिड़की के पास खड़े होकर हवा से बारिश को अपने शरीर पर पड़ने दे रहा था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का उपयोग समय को उलटने के लिए किया जाता है। 10 बड़े रहस्यमय गु रैंकिंग में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा 7वें स्थान पर रहा। स्वाभाविक रूप से ये केवल एक प्राणी नहीं था। संक्षेप में, ये पुनर्जन्म लेने की क्षमता है। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के उपयोग से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। 500 साल पहले के समय में वापस जा रहा हूँ। फेंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी नज़र अपनी खुद की युवा और नर्म, पीली हथेलियों पर टिकी थी, फिर धीरे धीरे उन्हें जकड़ लिया। इस वास्तविकता की सच्चाई को अपनी पूरी ताकत से गले लगा लिया। उसके कानों में खिड़की की सील से टकराती रिमझिम बारिश की आवाज भर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, एक लंबे समय के बाद उन्हें खोला। उसने आह भरी। 500 साल का अनुभव, ये वास्तव में एक सपने जैसा लगता है।